सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन श्रृंखला की कक्षा में पाठ 7 का पठन कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी। सभी बच्चों को ये विदित है कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। जो जनसंपर्क की भाषा होती है, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को यह गौरव प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यह गौरव प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का अपना संविधान बना, तो हिंदी को वो राजभाषा का दर्जा दिया गया, परंतु संविधान में सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। यद्यपि आज राष्ट्रभाषा होते हुए भी हिंदी को उतना सम्मान नहीं मिल पाया है, जितना अंग्रेजी भाषा, जो हमारी विदेशी भाषा है, उसको अधिक सम्मान हमारे भारत देश में मिलता है। आज भी हमारा चिंतन विदेशी बना हुआ है। आज भी हमारी हिंदी अपने वजूद को तलाश रही है। इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना क्यों आवश्यक है, और आज भी हिंदी अपने वजूद को क्यों तलाश रही है स्वतंत्रता के बाद भी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी का पठन कार्य। किसी भी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन मतलब एकता, इकट्ठे मिलजुल कर रहना और एकजुट होकर रहना की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। ये महत्व है राष्ट्रभाषा का कि अगर किसी देश के देशवासियों में सच्चा प्रेम हो, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक होकर रहते हैं, तो इस भावना को भरने के लिए कि इस तरह वो इन भावनाओं के साथ रहें, एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रभाषा व्यक्तियों में इन गुणों को भरती है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहां उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। तो सबसे बड़ा माध्यम है लोगों के बीच में प्रेम को और सहयोग को पैदा करने के लिए भाषा का। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनाएं और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें, तब भी वो भाषा अपने आप में क्या हो पाएगी, बिल्कुल सक्षम हो पाएगी, समर्थ हो पाएगी इस राष्ट्र को जोड़ने के लिए। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर 1949 को ये निश्चय किया गया कि भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस दिन क्या मनाया जाता है बच्चों? आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से, एक मत से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सभी इस पक्ष पर एक मत थे, मतलब एक विचार थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि हिंदी के अलग अलग रूप हैं, विभिन्न रूप हैं। संस्कृत निष्ठ रूप उसका रूप को या हिंदुस्तानी रूप को। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजय हुआ। यह एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। तो अंतिम वोट उनका था, जिससे विजय मिली थी इस पक्ष में। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी। कटाक्ष किया उन्होंने इसके ऊपर। यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती यदि ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत न
देते। जबकि ये तथ्य का अभिप्राय है बच्चों, प्रमाण, कि राष्ट्रभाषा हिंदी या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विवाद था ही नहीं और न इस संबंध में मतदान ही हुआ था। वास्तविक बात क्या थी? राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बने रहने का हट करने लगे। नेहरू जी ने यह हट किया था कि भारत में 10 वर्षों तक जो अंग्रेजी हमारी भाषा है वो बनी रहे, लोग उसको सीखें। इधर टंडन जी टस से मस नहीं हो रहे थे। वे चाहते थे कि जो हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप है वही भारत में रहे, अंग्रेजी भारत की भाषा ना बने। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा सेठ गोविंद दास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू की 10 साल अंग्रेजी बने रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की, क्योंकि दोनों में क्या था, इस बात को लेकर बहुत विवाद हो रहा था। और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देने देंगे, उसके बाद अंग्रेजी नहीं रहेगी भारत में। पर वास्तविक स्थिति कुछ और थी बच्चों। तब टंडन जी नेहरू जी की हट मानने को राजी हो गए। उसका प्रभाव हम आज दिन तक देख रहे हैं कि आज भी भारत से अंग्रेजी भाषा का जो प्रभुत्व है वो खत्म नहीं हो रहा है। हिंदी अपने वजूद को आज भी ढूंढ रही है। अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। ये 15 वर्ष सन 1965 में पूरे होते, किंतु उससे पूर्व राजर्षि टंडन और बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। 1965 में ये पूरा हो जाना था कि उसके बाद अंग्रेजी भाषा को भारत में मान्यता नहीं होनी थी। अकेले सेठ गोविंद दास बचे जो इसके पक्षधर थे कि हिंदी का जो संस्कृत निष्ठ रूप है उसे भारत में रखा जाए। नेहरू जी ने सन 1960 में सन 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा में पास करवाया और समस्त कांग्रेसी नेताओं को इस पक्ष में मतदान करने का सचेतक भी जारी करवाया। सचेतक मतलब एक चेतावनी दी कि सभी क्या करेंगे, जितने भी कांग्रेसी सदस्य हैं वो इस मत के पक्ष में, जो मत ये पास किया गया कि केवल अंग्रेजी भाषा है जिसको आगे और रखा जाए, तो मतदान करने के लिए कहा गया। तो ये कहा गया कि जो मत है, उनका वोट है, वो उसके पक्ष में ही दिया जाए, इसके लिए उनको सचेत कर दिया। अकेले सेठ गोविंद दास को उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके इस सचेतक से छूट दी गई, क्योंकि सेठ गोविंद दास इस बात को मानने वाले नहीं थे। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक का डटकर विरोध किया, परंतु अकेले थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसके पक्षधर थे राजर्षि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो सेठ गोविंद दास के सहयोगी थे, उन दोनों का ही स्वर्गवास हो गया था। लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका राजर्षि टंडन को थी। राजर्षि टंडन आरंभ से ये जानते थे कि कुछ ऐसा घटित होगा कि हिंदी को अपना जो अस्तित्व है पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जो हिंदी भाषा है हमारी, वो भाषा हमें बताती है कि हमारे देश की एकता और अखंडता, अगर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और अखंड भारत है हमारा, जिसके खंड टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? वो है हमारी हिंदी भाषा। श्री राहुल संस्कृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के जितने अखाड़े थे, अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण के या पश्चिम के, आज से 2000 वर्ष पहले भी हिंदी में ही चलता था। अर्थात इन सभी स्थानों पर क्या किया जाता था? हिंदी का ही प्रयोग किया जाता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। संपर्क भाषा अर्थात आपस में संपर्क स्थापित करने की, आपस में मेल जोल की, मिलने जुलने की बात करने की भाषा केवल कौन थी? एक हमारी संस्कृत निश्चय हिंदी है, वही थी। तो संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न सजोए हुए थे। अब सिपाही दशमेश गुरु, जो जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, वो भी चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र रहे और अखंड रहे, ये उनका सपना था। वे इसी निमित्त मतलब इसी कारण शिवाजी के पुत्र संभाजी से
मिलने के लिए दक्षिण गए थे। गुरु जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को, दीक्षित का मतलब है यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले, उसमें कुशल होने वाले जो उनके अनुयायी थे, को जो जय घोष प्रदान किया वो सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। एक जय घोष दिया, एक नारा दिया। वो नारा क्या था? जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया भारतीय लोगों को, अपने अनुयायियों को, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, तो जितने भी अनुयायी थे उनके जो शिष्य थे, उनको उन्होंने कहा वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह। तो वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह, ये जो भी उद्घोष दिया गया, ये उद्घोष हिंदी में था और आज भी इसको हिंदी में ही बोला जाता है। गुरु जी का दशम ग्रंथ क्या था? सिर्फ जफरनामे को छोड़कर हिंदी में ही है। जो उनका दशम ग्रंथ है वो भी हिंदी में ही है, सिर्फ एक जफरनामे को छोड़कर। महर्षि दयानंद जी ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा, जो आपको मैंने पहले भी बताया है, आर्यों की भाषा अर्थात श्रेष्ठ लोगों की भाषा, और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी कि जितने भी देशवासी हमारे हैं हिंदुस्तान में, वो क्या करें, अपनी हिंदी भाषा को अंग्रेजी की तुलना में अधिक पढ़ें, अधिक महत्व दें। इसके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अथक प्रयास किया, बिना थके हुए। अनथक का मतलब बिना थके हुए, वो निरंतर हिंदी के प्रचार में, जो आर्य समाज हमारी संस्था है, वो निरंतर लगा रहा आर्य समाज, और आज भी इसके पक्ष में कार्य कर रहा है कि हिंदी को अपना अस्तित्व मिले भारत देश में। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली गई। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी साहित्य निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। जो आर्य विद्वान थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने हिंदी की विशेषताओं को लोगों के सामने रखा। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए उनके उस कार्य के लिए। तो यह तथ्य, ये जो प्रमाण है हमारे पास, ये भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था, महर्षि दयानंद जी से सर्वप्रथम। तो उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था। वहां से देवनागर नाम का जो एक पत्र निकलता था, वो हिंदी के साथ देवनागरी का प्रचार भी करता था, जो हमारी लिपि है हिंदी की। बंगाल के लिए भी यह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद वे हिंदी में बोलने लगे। तो इस तरह महर्षि दयानंद जी ने भी क्या किया, उसके बाद संस्कृत को अधिक महत्व न देते हुए उन्होंने हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और वो हिंदी में उन्होंने बोलना शुरू किया। हिंदी में वो निरंतर बोलते थे। तो महर्षि दयानंद जी द्वारा हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया गया बच्चों, वो हमें आज भी प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि उन्होंने जितनी भी आर्य समाजी संस्थाएं चलाई, उनमें आज भी हिंदी को महत्व दिया जाता है, हिंदी के विकास के लिए कार्य किया जाता है। जो हमारी हिंदी, जो हमारी संस्कृत आधारित हिंदी है, वेदों में जो लिखा गया है, उसका ज्ञान जन जन तक, जन साधारण तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह हिंदी को अपना वजूद तलाशने में इतना अधिक परिश्रम क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे अपने ही नेता अंग्रेजी के पक्षधर थे। वे नहीं चाहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। कुछ नेता जो इसके पक्षधर थे, उनमें आपको बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, 2 की उनमें, और जो कुछ रह गए उनका जो मत था वो मान्य नहीं किया गया, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि राजर्षि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो मुख्य पक्षधर थे इसके, वो उस समय तक नहीं रहे थे, जब तक सन 1965 में ये 15 वर्ष पूरे नहीं हो जाते थे, उस समय तक की जो अवधि दी गई थी, जिस कारण आज भी हमारी हिंदी भाषा
अपने उस दर्जे को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो बच्चों, पाठ 7 का हम पठन कार्य आज यहीं तक करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसके शब्दार्थ और अगला जो पार्ट 2 इसका रहता है, भाग 2, उसको अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि क्या करेंगे, इसका पठन कार्य करेंगे और जितने भी कठिन शब्द आपको इसके बीच में बताए हैं वो आपने अपनी अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं, ताकि जब आपको इस पाठ का अभ्यास करना हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसमें पाठ 7 से संबंधित जो वीडियो मैंने डाला है उस वीडियो को निकालकर बच्चों आपने क्या करना है, इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत कुछ इसमें दिया गया है, हिंदी का महत्व इसमें समझाया गया है, हिंदी आज भी अपने वजूद को क्यों तलाश रही है, इसके विषय में जो प्रश्न हमारे मन में उठता है उसके विषय में भी उत्तर हमें इस पाठ में मिल जाता है। तो सभी बच्चों के साथ इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का पठन कार्य अच्छे तरीके से करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी घर में रहें बच्चों और सुरक्षित रहें।